बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं खबरनामा। आपका मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। खबरनामे में मुतअद्दिद खबरें आया चाहती हैं, लेकिन इन खबरों को लेकर जो डिटेल्ड तफसीलात है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान सरहद पार की, जहां पर आज इंतखाबात हो रहे हैं। मुल्क भर यानी पूरे हिंदुस्तान की नजरें भी सरहद पार के आज के इंतखाबात को लेकर हैं। हालांकि जो सुबह सुबह ही ये विजुअल्स जो है देखे जा रहे थे और ये जो हमने हासिल किए हैं, उससे ये पता चलता है कि लोगों की एक बड़ी और खासी तादाद इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा ले रही हैं। और इस तरह से पाकिस्तान में आम इंतखाबात का अमल जारी है। पाकिस्तान के 12वीं और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल आज सुबह शुरू हुआ। पाकिस्तान में पोलिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के सुबह 8 बजे से 5 बजे तक जारी रहेगा। आम इंतखाबात के दौरान नेशनल और चारों सूबाई असेंबलियों के 855 हलकों के लिए 882 खवातीन और 4 ख्वाजा सराओं समेत मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। और यहाँ इंतखाबात मुनक्कद कराने के लिए या पुरअमन तौर मुनक्कद कराने के लिए इंटरनेट की जो सहूलियात है, मोबाइल इंटरनेट की सहूलियात, वो भी यहाँ पर बंद की गई है। हालांकि यह आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है और कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया वाक़ात के नतीजे में कीमती जानों का ज़िया हुआ था और अमन व अमान को कायम व दायम रखने के लिए और मुमकिन खतरात से निपटने के लिए ये हिफाजती इकदाम उठाने नागुज़ीर बन गए थे और इस तरह से वहां पर ये चीजें हुई है। लेकिन सबसे बढ़कर देखने वाली बात यह होगी कि जो पाकिस्तान एक सियासी आदमी इस्तेकाम के तौर से गुजर रहा है और इसमें क्या आज के इंतखाबात पाकिस्तान के अंदर जो तातुल है, एक सियासी तातुल काफी वक्त से है, क्या उसका जमूद जो है खत्म हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आज 8 फरवरी के इन इंतखाबात पर सबकी नजरें न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जितने पड़ोसी ममालिक है वो इन्हें काफी बारीक बीनी से देख रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये देखा गया है कि एक इंटरवेंशन रहा है इदारों का और इस हवाले से क्या आज के इंतखाबात साफ और शिफाफ होंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि इन इंतखाबात के अंदर जहां मुतअद्दिद जमातें मैदान में हैं, तो वहीं पर यह भी देखा जा रहा है कि इमरान खान की जो पीटीआई जमात थी उस जमात को इन इंतखाबात के अंदर हिस्सा लेने का मौका पार्टी सिंबल और पार्टी के नाम पर वो मौका नहीं दिया गया है या उन्हें इंतखाबात से बाज रखा गया है और जिसमें कहा गया है कि पार्टी ने जो इंटरिम इलेक्शंस किए वो सही नहीं किए हैं। लेकिन उसके बाद पीटीआई से वाबस्ता जितने भी उम्मीदवार हैं उन्होंने एज आजाद उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं और इस हवाले से पीटीआई ने बड़ी प्रचार भी पूरे जोश जज्बे के साथ चलाई है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान के पुलिस और फौज पर ये इल्जामात भी लगे हैं कि वो पीटीआई से वाबस्ता जो आजाद उम्मीदवार है उन्हें तंग तलब कर रहे हैं। कई एक जगहों पर गोलियों का शिकार भी बनाया गया है। लेकिन इस सब के बीच आज शाम को जो नताइज यहां से बरामद होंगे, क्या वो पीटीआई के हक में होंगे? क्योंकि पीटीआई के जो बानी है इमरान खान, वो काफी वक्त से पाबंद सलासल है। 3 केसों के अंदर उन्हें सजा भी सुनाई गई है। कुल मिलाकर 31 साल की जो कैद बामुशक्कत है उन्हें सजा ही सुनाई गई है। लेकिन इस सब के बीच पाकिस्तान की आवाम आज क्या करती है और क्या नताज वही है कि जिसका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया कि साफ और शिफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात होंगे, उस पर सबकी नजरें मरकूज है। और देखा जाएगा कि शाम के जब 5 बजे के बाद जब वोट शुमारी का अमल शुरू होगा पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि सूबाई असेंबलियों के लिए भी ये इंतखाबात हो रहे हैं और नेशनल असेंबली के लिए भी इंतखाबात हो रही है और नई सरकार किसकी बनेगी इस पर भी भारत की भी नजर है और दुनिया की नजर है। और इसमें पीटीआई क्या कोई मैदान या उनके जो आजाद उम्मीदवार है क्या वो कोई मैदान मार सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, ये थी पाकिस्तान की बात। लेकिन अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि आपको ये बताते चले कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा के रिटायर्ड होने वाले अरकान की अलविदाई तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म मोदी ने कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट और साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के ताउन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करना चाहता कि इनकी शराकत बहुत ही ज्यादा रही है।
इतने अरसे तक जिस तरह उन्होंने इस ऐवान और मुल्क की रहनुमाई की, डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा उन खिदमात के लिए याद रखा जाएगा, ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है। हो सकता है कुछ लोग आने के लिए जा रहे हो और कुछ लोग जाने के लिए जा रहे हो। मैं विशेष रूप से माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्मरण करना चाहूंगा। 6 बार इस सदन में वो अपने मूल्यवान विचारों से और नेता के रूप में भी और प्रतिपक्ष में भी नेता के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वैचारिक मतभेद, कभी बहस में छिटाकशी, वो तो बहुत अल्पकालीन होता है, लेकिन इतने लंबे अरसे तक जिस प्रकार से उन्होंने इस सदन का मार्गदर्शन किया है, देश का मार्गदर्शन किया है, वो हमेशा हमेशा जब भी हमारे लोकतंत्र की चर्चा होगी तो कुछ माननीय सदस्यों की जो चर्चा होगी उसमें माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की योगदान की चर्चा जरूर होगी। और मैं सभी सांसदों से, चाहे इस सदन में हो या उस सदन में हो, जो आज है वो शायद भविष्य में आने वाले, मैं उनसे जरूर कहूंगा, ये जो माननीय सांसद होते हैं किसी भी दल के क्यों ना हो, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन को कंडक्ट किया होता है, जिस प्रकार की प्रतिभा के दर्शन उन्होंने अपने कार्यकाल में कराए होते हैं, उसका हमने एक गाइडिंग लाइट के रूप में सीखने के लिए प्रयास करना चाहिए। मुझे याद है उस सदन के अंदर, चलिए इधर श्रीनगर में गुज़श्ता शाम किए गए हमले में जख्मी शख्स आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ गया, जिसके बाद इस हमले में मरने वालों की तादाद 2 हो गई है। रोहित मशी नामी जख्मी, जो कि सिक्किम सोरा में जेरी इलाज था, ने जख्मों की ताब न लाते हुए बिलाखिर दम तोड़ दिया। याद रहे कि गुज़श्ता शाम श्रीनगर के शहीदगंज इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने अमृतसर के 2 रिहायशियों पर फायरिंग की थी, जिसके नतीजे में अमृतसर का रिहायशी एक शख्स जिसकी शनाख्त अमृतपाल सिंह के बतौर हुई थी, मौके पर ही दम तोड़ गया था, जबकि उसका साथी शदीद तौर जख्मी हुआ था। जख्मी को खुसूसी इलाज मुआवजे के लिए पहले SMHS अस्पताल से इलाज मुआवजा फराहम किया गया, बाद में उन्हें सिक्किम सोरा मुंतकिल किया गया था, तहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गया है। याद रहे कि ये रवां साल श्रीनगर में इस तरह का ये पहला हमला है। इधर कश्मीर का खासतौर पर श्रीनगर के अंदर हुए इस हमले को लेकर जहां मुतअद्दिद पार्टी के लोगों ने सवालात उठाए हैं और कहा कि जहां सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि हालात ठीक हैं, मामूल पर हैं, तो वहीं पर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है। लेकिन सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा, क्योंकि उनसे सवाल पूछा गया कि सरकार एक तरफ कहती है कि यहाँ पुरअमन है, हालात सब कुछ ठीक हैं, तो क्या आप भी इसे आप इसे किस नजर से देखते हैं? तो सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि ये पागलपन को आप एबनॉर्मलसी नहीं कह सकते, यानी उनका कहना है कि यहाँ नॉर्मलसी है, यहाँ एबनॉर्मलसी नहीं है। और जो एक कल का वाक़ा है, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि यह पागलपन है। उन्होंने कहा कि हालात नॉर्मल हैं और ये जो हरकतें हो रही हैं इसको भी रोक दिया जाएगा। और मैं मुल्क के अवाम को कहना चाहता हूं कि आप कश्मीर आ जाइए, कश्मीर आपके लिए नॉर्मल है।
मेरा सर शर्मिंदा हमेशा होता है। क्या कहेंगे हम लोगों को? इंसान मारना सबसे बड़ी जो गुनाह मैं मानता हूँ। बेगुनाह इंसान मारना बेगुनाह हो तो फिर तो ज़्यादा ही गुनाह है, और हम इसीलिए सफ़र कर रहे हैं। जो हमारे आप मोस्ट देखते हैं, कभी बर्फ़ नहीं है, बारिश नहीं है, ये इसी का खामियाजा है। मैं अपील करता हूँ अपने साथियों से जो यहाँ लोग हमारे रहते हैं, आम शहरी, कि हमें उठना पड़ेगा। ये जो कातिल हम में बेड़ियों के बेस में हैं, इनको नंगा करना पड़ेगा। जब तक ना हम उठेंगे तब तक इसका हल नहीं होगा, वरना हम पे अजाब नाजिल होता ही रहेगा खुदा का। टॉलिस्टिक क्लेम्स किए जा रहे हैं नॉर्मलसी के लिए। देखिए इसको एबनॉर्मलसी ना कहिए। देखिए ये एबनॉर्मलसी हर एक कोशिश करेगा कहने की। ये एबनॉर्मलसी नहीं है, ये पागलपन है। पागलपन को आप एबनॉर्मलसी थोड़ा ही कहेंगे। ये कुछ लोग पागल हो गए हैं। अब पागल कुत्ता होगा तो आप कहेंगे साहब फिर यहाँ शहर में पागल कुत्ते ही घूम रहे। ये पागल लोग हैं कुछ, इनको आप नहीं ना कहिए। ये नॉर्मलसी तो है, बिल्कुल नॉर्मलसी है। मैं आश्वासन देता हूँ हिंदुस्तान के सभी लोगों से, आइए कश्मीर नॉर्मल है। ये जो एबरेशंस है हम इनको भी रोकेंगे। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोग खड़े हो जाएंगे और हम रोकेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी है यहाँ। अभी नेबरिंग कंट्री में इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या आपको लगता है मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है नेबरिंग कंट्री के इलेक्शन में। या मुझे ये इंटरेस्ट है कि मेरे जम्मू कश्मीर में कब इलेक्शन होगा, जो मुझे नहीं लगता है। दिल्ली इंटरेस्टेड है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक राइट से हमें दूर रखा हुआ है। पार्लियामेंट वो अपने स्वाद के लिए कर रहे हैं, उनको अपनी हुकूमतें बना। हमें क्या मिलता है? 3 MPओ ने क्या किया जो कश्मीर से गए? क्या वो बचा सके 370-35 से? ये डोंग है कि हमें यहाँ पार्लियामेंट में इलेक्शन, हमें अगर डेमोक्रेसी प्राइम मिनिस्टर साहब आपने बहाल करनी है तो असेंबली के इलेक्शन के साथ करिए। आप तो प्राइम मिनिस्टर साहब रोज कहते हैं कि 1 नेशन 1 हम ये करेंगे। यहाँ तो पूरा मौका है, यहाँ तो असेंबली है और पार्लियामेंट आपने करना है, ये दोनों साथ करिए। क्यों नहीं कर रहे हैं आप? बाकी मुल्क के लिए जो सही है हमारे लिए सही नहीं है। बताया जाता है कि 9 के बाद जब पार्लियामेंट सेशन खत्म होगा तो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की टीम आ रही है। इलेक्शन कमीशन की टीम क्या करती है? वो भी रिमोट कंट्रोल होता है। जो वो लोग दिल्ली में फैसला करते हैं नहीं करना है, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो हकूक से दूर रखते हैं। मुझे बताइए ना, हम आपको क्या मिलेगा? आप ही जम्मू कश्मीर के वासी हैं, हमें पार्लियामेंट इलेक्शन से क्या मिलेगा? 3 लोगों को नौकरी या 5 लोगों को नौकरी, घर दिल्ली में, गाड़ी दिल्ली में, कि हमारा कुछ करते हैं। हमारे हुकूक बचाए उन्होंने। वो थे ना 2019 में वहीं, सबसे बड़े लीडर हमारे थे ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वहां उन्होंने बचाया हमारा कुछ। अगर हमारा कुछ बचाएगी, स्टेट असेंबली बन जाए, स्टेट यहाँ अपनी सरकार हम बनाएंगे चुनी हुई, चाहे वो फिर बीजेपी की बने तो, लेकिन चुनी हुई तो होगी ना यहाँ के, हमारी सरकार होगी। सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि ये एबनॉर्मल सी नहीं है बल्कि ये पागलपन है। लेकिन डॉक्टर मुस्तफा कमाल क्या कहते हैं? डॉक्टर मुस्तफा कमाल कहते हैं कि ये तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से पूछा जाए कि जो तासुर दिया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर की जम्मू कश्मीर के अंदर नॉर्मल सी है, तो फिर ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर मुस्तफा कमाल का यह भी कहना है कि जहां हम श्रीनगर के अंदर लाल चौक के आसपास से चप्पे चप्पे पर, यानी उनका कहना है कि मीटर ब मीटर हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती है, तो फिर ऐसे वाक़ात क्यों हो रहे हैं? ये इस सवाल का जवाब पूछा जाए। Well, ask that question to the governor. Ankush, they seem to be hell bent in giving a false narrative to the people of the country. They are and forgetting what their job is. It is the protection of every civilian, his life, and what he stands for. But this is at a time when almost saying every meter we have a security official in uniform. Be it the police, be it the paramilitary forces, be it the para-police, and yet such incidents take place in the heart of J&K, Lal Chowk area. So it's saddening. Where are we heading? Jai Shankar I saw on the TV also, on the same Indo-Pak. And this is the first time I've heard that Pakistan is our neighbor. He qualified it. And the two countries will suffer. Whether the larger country, more powerful country, India will suffer more or less, Pakistan will suffer.
and the bitterness between the two is being exploited by vested interest, vested political interest. They would like the friction to go on. They would like the killings to go on, so that they get what is called from the people as a go ahead. So what about the elections in Jammu and Kashmir? The government is saying that it will be held in September. Well, as far as I am concerned, they have said a go-by to politics or democracy in J&K. It's not just the elections. The largest democracy in the world, most populous now, even has exceeded Chinese population, should consider this as a. इधर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद खुर्शीद आलम ने भी श्रीनगर के अंदर हुई हलाकतों को लेकर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह बदकिस्मती की बात है कि शब मिराज के मौके पर यह हलाकतें हुई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, हर बाशिंदा गमजदा है और ऐसे वाक़े की पुरजोर अल्फाज में मुज़म्मत करते हैं। बहुत ही बदकिस्मती की बात है, एक मुकद्दस शब पे बेहमाना कत्ल किया गया 2 मासूम अफराद का, अमृतपाल का, रोहित का, जो आज सकम हुए हैं। और मुझे समझ में नहीं लगता कि ऐसे अफराद जो ये वाक़यात में मुलवस है, उनका मकसद इससे क्या हासिल होता है। मासूमों की जानें लेना किस मजहब की, किस रिलीजन की, ना इस्लाम की, ना हिंदुइज्म की, ना सिखिज्म, दुनिया के किसी भी मुआशरे में इन चीज़ों की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त जिस तरह से ये रियासत जा रही है, एक दुक्का वाक़ा जो टारगेट किलिंग हो रही है, मैं समझता हूँ कश्मीरियत और इंसानियत के माल पे कलंक लग रहा है। ऐसे अफराद से मेरी गुजारिश होगी कि वो एहतिसाब करे अपने अमाल का कि वो क्या कर रहे हैं। ये पागलपंथी जो चल रही है, कब तक और किस लिए। इधर गुलाम हसन मीर का कहना है कि जो हलाकतें हुई हैं नहीं होनी चाहिए थी। ऐसे अनासर मौजूद है अभी भी इस सोसाइटी के अंदर जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं। गुलाम हसन मीर अपनी पार्टी के नायब सदर है। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी के मामले पर कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बेहतरी आई है, अलबत्ता मुकम्मल काबू में नहीं है। जो कुछ कल हुआ बहुत ही गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कश्मीरियत के दुश्मन हैं, जो ऐसे चीजें करते हैं जिससे हमारा जो विकार, हमारी जो सोच, उसकी नफी हर जगह होती है। जहां तक सिक्योरिटी सिनेरियो का सवाल है, इसमें दो राय है नहीं। हमें बीजेपी के साथ इख्तिलाफ है, लेकिन सिचुएशन जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो तो बहुत इम्प्रूव है। लेकिन ये कोई कहे कि किलिंग टोटली बंद हो सकती है, जब तक लास्ट गन बंद हो जाएगा तब तक कोई ये दावा नहीं। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं मेराज आलम की। और मेराज आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से शबखानी हुई है और सबसे बड़ी तकरीब आसार शरीफ दरगाह हजरत बल में मुनक़्क़द हुई है। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि इस शबखानी के साथ साथ आज दिन यानी सुबह से ही दरगाह हजरत बल के अंदर तबरुकात की निशानदी जो है वो सिलसिला शुरू हो गया है। और इस तरह से जहां आज सुबह नमाज फजर के बाद और उसके बाद नमाज ज़ोहर के बाद भी यहाँ मोए मुक़द्दस आ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदी की गई है। दूर दराज इलाकों से आए हुए लोग आज इस दीदार के लिए यहाँ पर आए हुए थे और इस दौरान यहाँ पर रिक्कत आमेज मनाजिर भी देखे गए।
नाज़रीन, आज के खबरनामे में बस इतना ही। अपने मेजबान मीरहिलाल हांजरी को दीजिए इजाजत, इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।